नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विप्तेश माथुर। चंद्र ग्रहण पर हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस साल का दूसरा ग्रहण पड़ रहा है और इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण आज रात 11:16 से लग रहा है और इसकी अवधि करीब 3.25 घंटे होगी। इस ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक में देखा जा सकेगा। ये उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। उसके बाद 5 जुलाई को फिर से उपछाया चंद्र ग्रहण लगेगा। एक महीने के भीतर 3 ग्रहण आखिर बार 58 साल पहले जुलाई अगस्त में पड़े थे। ये योग अब 2020 में जून जुलाई में बन रहा है और इस साल कुछ 6 ग्रहण लगने हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण, बाकी चंद्र ग्रहण हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के आकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें चंद्रमा की चांदनी में धुंधलापन आ जाता है, धुंधला सा दिखाई देता है, यानी चांदनी थोड़ी फीकी जरूर होगी मगर उसमें फर्क कर पाना मुश्किल होगा। रंग थोड़ा मटमैला हो सकता है। और साइंस के मुताबिक अगर बात करें तो ऐसा ग्रहण तब लगता है जब सूरज, धरती और चांद एक सीध में नहीं आ रहे होते हैं और सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा चांद की सतह तक पहुंचने से धरती रोक लेती है। तब चांद की बाहरी सतह के पूरे हिस्से को धरती कवर कर लेती है। ये कुछ कारण हैं और आज सबकी निगाहें इस चंद्र ग्रहण पर हैं। 30 दिन का ग्रहण काल रहेगा। देखिए, आज एक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और फिर 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण फिर होगा। जो एक महीने में ये 3 ग्रहण बन रहे हैं, ये क्या असर डालेंगे जिंदगी पर, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि आज का जो चंद्र ग्रहण होगा वो सबसे अलग होगा, सबसे खास होगा। आज बेफिक्र होकर आप क्या चंद्र ग्रहण देख पाएंगे या नहीं, क्या इसमें कोई रोक टोक होगी या फिर नहीं, ये सब बातें आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्योतिषीय अर्थ भी इसका समझेंगे, साथ ही साइंटिफिक महत्व भी आज समझने की हम कोशिश करेंगे। आज की हमारी इस खास पेशकश में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बहुत लंबा पैनल है और आज आपको चंद्र ग्रहण के बारे में बारीकी से समझाएगा। साथ ही कोरोना काल और जो तमाम 2020 में बड़ी बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, क्या इसका कोई कनेक्शन है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से आपका परिचय मैं करवा देती हूँ तमाम खास मेहमानों से। हमारे साथ पंडित राजकुमार शास्त्री जी जुड़े हैं, साथ ही स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती महामंडलेश्वर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीके त्यागी साइंटिस्ट हैं, जुड़ गए हैं हमारे साथ। डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन भी हमारे साथ मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं। और स्टूडियो मेरे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगी महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी से। सरस्वती जी, ये जो ग्रहण लग रहा है, चंद्र ग्रहण आज रात को, ये कहा जा रहा है कि बहुत खास है, बहुत अलग है। साथ ही एक महीने में 3 ग्रहण का लगना, इसका ज्योतिषीय महत्व क्या कहता है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले। देखिए, इसमें ये 3 ग्रहण का लगना सचमुच पृथ्वी के लिए बहुत असंतुलन की स्थिति पैदा करने वाला है। और ये जो ग्रहण है, ये उपछाया ग्रहण है। यूं तो अलग अलग ज्योतिषियों का अलग अलग मत है कि क्या प्रभाव होगा बीमारों के ऊपर, गर्भवती माताओं के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर। लेकिन उपछाया ग्रह का और इस ग्रहण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यूं तो जब एक पहले भी हो चुका है, आगे आने वाला है, सबका मिला जुला प्रभाव भूचाल पैदा करने वाला है जी। जिस तरह से हाँ, तो संतुलन थोड़ा बिगड़ेगा, लेकिन इस ग्रहण का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जैसे आम ग्रहणों में सूतक माना जाता है, पूजा पाठ वर्जित कर दिया जाता है और बहुत तरह के एहतियात बरता जाता है, लेकिन इस ग्रहण में कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए किसी भी तरह के आध्यात्मिक पूजा पाठ मंदिरों में या जो परहेज है उसकी हिदायत नहीं दी गई है और जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इसका वैसा कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी,
चलिए, आप कह रहे हैं कि भारत में ऐसा कुछ असर इसका पड़ने वाला नहीं है। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। आप जानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है, लेकिन ऐसा ग्रहण है जिसे लेकर घबराने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसा ग्रहण है जिसमें आपके लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। ये ऐसा चंद्र ग्रहण है जिसमें आप चांद को भी देख सकते हैं, यानी इस खगोलीय घटना को आप बिना किसी परेशानी के आराम से अपनी आंखों में कैद कर सकते हैं। यह ग्रहण दूसरे चंद्र ग्रहण जैसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 2020 का ये दूसरा चंद्र ग्रहण कैसे बाकी ग्रहण से एकदम अलग है। रिपोर्ट देखिए। – 2020 के दूसरे चंद्र ग्रहण के लिए तैयार हैं आप? कोरोना काल में कैसा होगा चंद्र ग्रहण? किससे फायदा किससे नुकसान पहुंचाएगा चंद्र ग्रहण? चंदा मामा पर ग्रहण से आप पर कितना असर? डरिए नहीं, ग्रहण का पूरा गणित समझिए। पांच जून की रात 11:16 पर दुनिया के 4 महाद्वीपों पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा। चंद्र ग्रहण की यह घटना एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लोग देख सकते हैं। जून के पहले सप्ताह में लगने वाला ये चंद्र ग्रहण इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है। इस बार उपछाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण क्या होता है, क्यों होता है, कितनी देर तक रहेगा और इसके क्या फायदे क्या नुकसान हैं, इसकी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन खगोलीय घटनाओं से घबराने की जरूरत नहीं। ये सब सौर मंडल और पृथ्वी का ठीक वैसे ही चक्र हैं जैसे हमारा और आपका जीवन चक्र। बीच पृथ्वी चंद्रमा को अपनी छाया से ढक लेती है, तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। इस तरह का चंद्र ग्रहण बेहद प्रभावशाली माना जाता है। रूप से पड़े तब पृथ्वी की आंशिक छाया पड़ने से आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ता है। तीसरा, उपछाया चंद्र ग्रहण। ग्रहण से पहले चंद्रमा पृथ्वी की परछाई में प्रवेश करता है, जिससे उसकी छवि यानी रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। इससे चंद्रमा का प्रभाव कमजोर दिखने लगता है। ग्रहण की इस दशा को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। बुध में की राशि मिथुन राशि में ग्रहण पड़ रहा है आपका 21 जून का, तो यानी कि आपकी जल तत्व की राशि, आपकी वायु तत्व की राशि और अग्नि तत्व की राशि यानी कि 5 जुलाई को जो पड़ रहा है वो धनु राशि में पड़ रहा है। ये तीनों ही राशियां बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेंगी इस समय, बहुत इनको कष्ट रहेंगे। तो इस राशि से संबंधित अगर आप हैं तो आपको अपने लिए ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आज 5 जून की रात वाला चंद्र ग्रहण उपछाया वाला ग्रहण है। इस साल कुल 4 चंद्र ग्रहण लगेंगे। पहला चंद्र ग्रहण 1 जनवरी को लग चुका है। दूसरा 5 जून यानी कि आज रात पड़ेगा। तीसरा जुलाई में और चौथा नवंबर में लगेगा। 5 तारीख का चंद्र ग्रहण है। यह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को घटित होगा, जबकि आने वाला 21 जून को जो सूर्य ग्रहण है यह घटना आषाढ़ मास की अमावस्या को घटित होगी। ग्रहण का जो समय है वह प्रातः काल 10:14 से लेकर के मध्याह्न के 1:38 तक का इसका समय रहेगा। चंद्र ग्रहण की चर्चा के दौरान ये भी जान लीजिए कि इसी महीने यानी जून में सूर्य ग्रहण भी है, जो 21 जून को होगा। 5 जून के चंद्र ग्रहण और 21 जून के सूर्य ग्रहण का पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व है। सबसे पहले ग्रहण की खगोलीय घटना की वजह के बारे में जानते हैं। क्यों पड़ते हैं चंद्र ग्रहण? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में होते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। ऐसे में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। भारतीय समय के मुताबिक चंद्र ग्रहण 5 जून की रात 11:16 से शुरू होकर 6 जून की रात 2:32 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लेकर के कई प्रकार का भ्रम हो रहा है। चंद्र ग्रहण का बहुत विशिष्ट बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ना ही सूर्य ग्रहण का है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब भी कोई भी खगोलीय घटना घटती है तो ये पूरी तरह से शुभ
या पूरी तरह से अशुभ कभी नहीं होती है। कुछ ऐसी राशियां हैं जैसे कि मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण प्रभावी है। कम ही लोगों को यह पता है कि उपछाया चंद्र ग्रहण और सामान्य चंद्र ग्रहण में क्या अंतर होता है। उपछाया चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी वो छोटा या कम रोशनी वाला नहीं दिखेगा, बल्कि इस दौरान चंद्रमा की छवि थोड़ी धुंधली हो जाएगी। इसलिए चांद नजर तो आएगा लेकिन कुछ मटमैला सा दिखाई देगा। इसकी वजह यही होती है कि ये वास्तविक छाया में प्रवेश करता है। इसे चंद्र मालिन्य कहते हैं। मालिन्य यानी धूमिल होना। इसीलिए उपछाया के समय चंद्रमा का प्रतिबिंब थोड़ा धुंधला पड़ता है लेकिन काला नहीं होता। अभी लगातार चंद्र ग्रहण, फिर सूर्य ग्रहण और फिर से चंद्र ग्रहण का योग बन रहा है, लेकिन तनिक भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने भी ग्रहण हैं ये अपनी सामान्य अवस्था में फलित हैं, क्योंकि ये तो हर साल होते हैं और प्रकृति की सामान्य व्यवस्था है, खगोल की सामान्य व्यवस्था है कि एक राशि के बाद दूसरी राशि, एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था, गोचर का परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये खगोल की सामान्य प्रक्रिया है। इस ग्रहण में दूसरे ग्रहण की तरह तमाम चीजों की बाध्यताएं नहीं होती, यानी कुछ करने या ना करने जैसी कोई सावधानी बरतने की जरूरत ही नहीं। उपछाया ग्रहण से डरिए नहीं। इस चंद्र ग्रहण में सूतक नहीं माना जाता, यानी कुछ करने पर दोष नहीं रहता। सामान्य रूप से दिनचर्या जारी रख सकते हैं। ग्रहणों के समय प्राकृतिक आपदाएं होने की संभावनाएं बनती हैं और ये पूरा मेरा एक डेटा स्ट्रॉन्ग कि जब भी ग्रहण होता है या ग्रहण का जो भी पाथ होता है उस पाथ में आपदाएं आती हैं, चाहे वो भूकंप हो, बाढ़ हो, अधिक वर्षा हो, सूखा हो या जल प्रलय हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां ऐसी जो भयंकर तरीके से एक मास लेवल में लोगों को नुकसान पहुंचाती है, वो ग्रहण के समय होता है। हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण के पीछे राहु और केतु का प्रभाव होता है। चंद्र ग्रहण की पौराणिक कुछ समय के लिए धरती पर नहीं पहुंच पाती तो माना जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला ले रहे हैं। लेकिन खगोल शास्त्र कहता है कि ये हमारे सौरमंडल की वो घटनाएं हैं जहां सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अपना अपना चक्र पूरा कर रहे हैं। इसलिए ग्रहण की किसी भी घटना से घबराने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। देखिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं चंद्र ग्रहण पर। न्यूज़ 24 पर यह खास पेशकश आप देख रहे हैं जिसमें आप जानेंगे, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसमें कोई सूतक नहीं है। साथ ही जैसा कि महामंडलेश्वर सरस्वती जी ने आपको बताया कि भारत में इसका कोई असर नहीं होगा, इसमें कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ज्योतिषीय महत्व सबसे पहले समझ रहे हैं, फिर उसके बाद साइंटिफिक महत्व भी हम आज के चंद्र ग्रहण का कोरोना काल में समझने की कोशिश करेंगे। और इस स्टूडियो में मेरे साथ पंडित प्रकाश जोशी जी मौजूद है। मैं ज्योतिषीय महत्व पहले समझ रही हूँ कि ये उपछाया ग्रहण है, सूतक नहीं लगेगा, तो कोरोना काल में जो आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये कितना अहम है, कितना खास है, क्या महत्व है, ज्योतिषीय महत्व क्या है इसका? देखिए, ज्योतिषीय महत्व की अगर बात करें तो ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है, वैसे अकेले अगर देखा जाए तो अकेले इसकी कोई महत्वता नहीं है, लेकिन 30 दिन के अंदर जो 3 ग्रहण आ रहे हैं
इसके बारे में वराह मिहिर जी ने लिखा है कि 30 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर 2 या 3 ग्रहण जब आ जाते हैं तो वो समस्या का कारण है जी। ये जो उपछाया चंद्र ग्रहण है ये समस्या का कारण नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, राशिगत इसका प्रभाव हो सकता है, देश पे, राष्ट्र पे, गर्भवती महिला पे या किसी भी प्रकार का सूतक नहीं है, जैसा स्वामी जी ने भी बताया है। तो इसका जो प्रभाव है वो 3 जो ग्रहण आ रहे हैं उनका प्रभाव है, इसका कोई प्रभाव नहीं है। ये 3 ग्रहण जो एक साथ मिल रहे हैं, जैसे आज 5 जून को बन रहा है, निकल चुका है, एक आज लगेगा, 2 बचेंगे, 2 बचेंगे। एक आएगा आपका 21 जून के अंदर जो सूर्य ग्रहण आएगा, उसके बाद फिर एक और उपछाया चंद्र ग्रहण आएगा, वो आएगा आपका 5 जुलाई को। तो ये जो 3 ग्रहण एक साथ बन रहे हैं, इससे और इसी बीच में 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, यानी बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो ये जो 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां थोड़ा भयावह होती हैं। ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है जी। और अभी जो ये जो ग्रहण लग रहा है, इसमें हमें ज्यादातर ध्यान देना है। भारत में पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र के अंदर भूकंप के झटके हो सकता है कि 40 दिन के अंदर आपको फील हो। भूकंप के झटके फील हो सकते हैं, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं 2 महीने से झटके हमें डरा रहे हैं। इस तरह का। और दूसरा, राजनीतिक पार्टियों का, क्योंकि सूर्य जो है इस वक्त जब ये ग्रहण लगेगा, सूर्य वृष राशि के अंदर शुक्र के साथ में होगा, तो क्या है कि राजनीतिक पार्टियों में भी चलिए इस पर चर्चा हमारी जारी रहेगी। उमाकांत नंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो मामूली सी सवाल हैं जो आम इंसान के जहन में वो जरूर से जानना चाहेंगे। एक तो समय जानना चाहेंगे, कितनी देर ये रहने वाला है, और साथ ही जो लगातार आप बार बार ये कह रहे हैं कि जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है इसमें सूतक भी नहीं है और इसमें भारत में कोई असर इसका नहीं होगा, तो कितनी तसल्ली के साथ ये जो चंद्र ग्रहण है आज आम नागरिक देख सकता है? देखिए, इसको बहुत आराम से देख सकते हैं और ये फुल मून की तरह ही दिखेगा जी। और इसमें बहुत ज्यादा कोई फेल बदल नहीं दिखाई पड़ेगा कि ग्रहण लगा हुआ है तो आज चंद्रमा कुछ अलग है, ऐसा नहीं दिखेगा। और ये 11:15 से शुरू होगा और 2:34 या 33 47 सेकेंड तक होगा, जिसमें 3 घंटे 15 मिनट 47 सेकेंड का है ये। और इसका अधिक प्रभाव जो है असर 12:54 पे होगा, ये अपने चरम पे होगा जी। तो एक तो ये टाइमिंग आपने पूछा था, और ये कहा जाता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है और पिंड ये शरीर है। तो ये तो एक खगोलीय घटना है कि जैसे दिन रात होता है, वर्ष के मौसम बदलते हैं, इसकी गति से जो ग्रह आपस में चलते हैं अपनी अपनी दूरी पे गति के अनुसार, तो उसका प्रभाव सुबह शाम का अलग अलग प्रभाव हो जाता है, मौसमों का अलग अलग प्रभाव हो जाता है। तो जब ग्रह आते हैं तो इस पिंड के ऊपर भी उसका पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव। चलिए, यानी चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। महामंडलेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि ये मामूली खगोलीय घटना है, जैसे कि दिन रात होता है, इसका बहुत ज्यादा असर भारत में नहीं होने वाला है और 12:54 पर ये चरम पर होगा चंद्र ग्रहण। कि ज्योतिषीय महत्व को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साइंटिफिक पहलू को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी सिलसिले में अब मैं सीधे रुख करूंगी बीके त्यागी जी का, साइंटिस्ट हैं। बीके त्यागी जी, ज्योतिषीय पहलू तो हम समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसका साइंटिफिक पहलू भी आपसे समझना चाहूंगी। आज चंद्र ग्रहण है, इसके बाद 2 ग्रहण और पड़ने वाले हैं। जो 30 दिन में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं, इनका साइंटिफिक पहलू क्या है? विज्ञान क्या कहता है सर? नहीं, इसमें देखिए, जो विज्ञान का पहलू बड़ा साफ है कि ये एक छायाओं का खेल है और आज की तारीख में हमारे पास सारी जो जानकारी है कि पृथ्वी जो है वो किस परिधि में घूम रही है, कितने समय में कहाँ किस पोजीशन पे होगी, चंद्रमा किस पोजीशन पे होगा, और आने वाले लगभग 100-200 साल में जो भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होंगे वो हमने गणना कर ली है। तो ये चीज कहना कि ये एक अजीब किस्म की घटना है, ये तो एक खगोलीय घटना है, छायाओं का खेल है जो लगातार होती रहती है। इस साल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पांच ग्रहण हो रहे हैं, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण है और 3 चंद्र ग्रहण है। ऐसे ही और इसको तो हमें हम लोग विज्ञान प्रसार में जो कहें कि हमारी संस्था विज्ञान लोकप्रियकरण का काम करती है, हम तो इसको एक मंथ ऑफ इक्लिप्स फेस्टिवल के रूप में मना रहे हैं। एक 30 दिन में हमें 3 ग्रहण
देखने का मौका मिल रहा है। और जो 21 तारीख का जो सूर्य ग्रहण है वो वलयाकार सूर्य ग्रहण है, जिसमें सूरज जो है चूड़ी के आकार का आसमान में दिखेगा। और हम लोग उस जगह पर जहाँ पे बेल्ट ऑफ टोटलिटी है वहां कैंप लगाने की बात कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अभी भी हम एक इसका ज्योतिषीय महत्व समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भूचाल आ रहा है या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि हर दिन कम से कम 20 से 30 झटके हमें पृथ्वी में आते हैं, क्योंकि पृथ्वी का भी कोर जो है वो स्टेबल नहीं है। तो भूकंप आना, उसको ग्रहण से जोड़ना बड़ी अजीब बात है। ठीक उसी तरीके से कि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, मानसून आने को है, चक्रवात इसी सीजन में आते हैं। तो ये चीजों को, जो एक सीजनल जो चीज है उसको ग्रहण से जोड़ के देखना मुझे लगता है कि बहुत ही एक अवैज्ञानिक तरीका है, खामखा लोगों के दिलो दिमाग में डर बैठाने वाली बात है। मैं कहता हूं कि विज्ञान ये कहता है कि इन नजारों को देखिए। आज रात को भी बहुत सारे हमारी जो संस्थाएं हैं वो, प्रकाश जोशी जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर, वो उंगली उठा रहे हैं बार बार, शायद आपसे अग्री करते हैं नहीं करते हैं। प्रकाश जोशी जी बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बात आपकी ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है इसमें, लेकिन आपके पास दिसंबर का ग्रहण आया, मैंने भी चैनल में मैं भी गया, मैंने भी बहुत सारे वैज्ञानिकों से बात की, उन्होंने उस समय पे समोसे भी खाए जी। ठीक है जोशी जी, एक मिनट में आप माफी के साथ रोकना चाहूंगी, मुझे ब्रेक पर जाना है, चर्चा हमारी जारी रहेगी। मैं जानती हूँ आपके भी अपने तर्क हैं ज्योतिष को लेकर, इस चंद्रग्रहण के बारे में, कोरोना काल में। डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरन जी का, सर आप क्या कहते हैं इन 3 ग्रहण को लेकर? एक आज और इसके बाद 2 और लगेंगे, क्या कहता है विज्ञान? आपका मत क्या है इसको लेकर? चलिए आप थोड़ा ध्यान से सुनना है जी। 1 महीना में 3 ग्रहण नहीं हो रहा है। ओके, दोबारा बोलेंगे, 1 महीना में 3 ग्रहण नहीं हो रहा है जी। एक बोलेंगे, 1 मिनट वेट करना। आप अंग्रेजी कैलेंडर ले लो, जुलाई में 3 एक्लिप्स नहीं हो रहा है, ठीक है। आप बोलेंगे वो अंग्रेजी है, इंडियन कैलेंडर बोलो करके आप बोल सकते हैं, बोलेंगे तमिल कैलेंडर है, उसमें 1 महीना में 3 एक्लिप्स नहीं हो रहा है, 3 ग्रहण नहीं हो रहा है। केरला का कैलेंडर है, उस कैलेंडर ले लो, उसके हिसाब से 1 महीना में 3 ग्रहण नहीं हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में पूर्णिमांता कैलेंडर है, दैट इज पूर्णिमा से मंथ शुरू होगा जी। उस कैलेंडर के हिसाब से 1 महीने में 3 ग्रहण हो रहा है। बट सेम नॉर्थ इंडिया में अमांता करके एक और कैलेंडर है, पंचांग है, उसके हिसाब से 1 महीना में 3 ग्रहण नहीं हो रहा है। तिबेटियन कैलेंडर के हिसाब से 1 महीना में 3 नहीं हो रहा है जी। असमीज कैलेंडर के ऊपर 1 महीना में 3 नहीं हो रहा है। यह सिर्फ काल्पनिक बात है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक और चीज, आप कोई भी महीना वाला ले लो, इंडियन महीना ले लो, अंग्रेजी महीना ले लो, तमिल महीना ले लो, कोई भी महीना ले लो, लगभग 4 साल के एक बार, लगभग एवरी 4 साल के एक बार, 1 महीना में, अपना महीना कोई भी हो, 1 महीना में 3 ग्रहण होगा ही होगा। ये एक असाधारण संभव नहीं है, सिंपली आप नहीं देख रहा है चीज को, बस उतना ही है, ठीक है। तो पहला ये 1 महीना है हो रहा है 3 ग्रहण, क्या होगा, ये सब गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज मैं बोलने वाली हूं, लल्लाचार्य इंडिया का एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर है, 740 AD का मतलब अभी से लगभग 1300 साल के पहले रहने वाला एक एस्ट्रोनॉमर था। उनका बुक में एक सेपरेट चैप्टर लिखा है, वो चैप्टर का हेडिंग है गलत प्रेमी। चैप्टर का हेडिंग है गलत प्रेमी। उसमें लिखा है, आप सोच लो, ग्रहण राहु केतु के हिसाब से हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है, राहु और केतु चांद को ईट कर दिया ना जी, खा लिया ना, तो इसलिए हमको नहीं दिख रहा है ना। उसका मतलब दुनिया पर नहीं दिखना है ना। ये नहीं हो सकता है ना दैट इंडिया में नहीं दिख रहा है बट रशिया में दिखेगा, इंडिया से नहीं दिख रहा है बट रशिया में दिखा है, तो
एक राहु और केतु उसको खा नहीं सकता था ना, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, ये सब 100,300 ईयर्स के पहले ललाचार्य उसका बुक में लिख के ये राहु केतु पुराण को साइड में रखो, साइंटिफिक सोच करो करके वो लिख के जाया है। देखिए आप ज्योतिष को चैलेंज कर रहे हैं, आप ज्योतिष को चैलेंज कर रहे हैं। आपने दोनों ज्योतिषियों की, महामंडलेश्वर जी की बात को नकार दिया है। महामंडलेश्वर जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से तारीखें बदल रही हैं, 3 ग्रहण नहीं है, कैलेंडर अलग अलग कहता है। कोई भी बोला तो 2 + 2 4 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है जी? क्या महामंडलेश्वर जी बोलेंगे इसके बारे में? सर मैं लौटूंगी, मैं महामंडलेश्वर जी का इस पर वो क्या सोच रहे हैं जरा मैं उनसे जान लेती हूं। मैं लौट रही हूं आपके पास। नेताएं हैं, ज्योतिषियों के अलग अलग ग्रुप हैं और सबका अपना अपना विज्ञान है, किसी को गलत नहीं कह सकते। लेकिन इसमें 3 ग्रहण जो है, अब वो कहते हैं 3 नहीं है। अब इधर के भी जो नॉर्थ इंडिया के ज्योतिष है वो भी मानते हैं कि 3 नहीं है, ये तो छाया है, इसको भी पूर्ण ग्रहण कहाँ मान रहे हैं? जब पूरा होता है ग्रहण तो उसी को ग्रहण माना जाता है, छाया को ग्रहण की गिनती में लेते ही नहीं जी। तो उनका भी कहना ठीक है। और देखिए ज्योतिष का भी अपना विज्ञान है, विज्ञान का भी अपना विज्ञान है, वो अपनी अपनी दृष्टि है। और ज्योतिष भी एक ऐसा साइंस है जिसमें एक्यूरेट ग्रहों की स्थिति से किसी के स्वास्थ्य और किसी के भविष्य की स्थिति भी बताई जा सकती है। तो ये भी एक अपना साइंस है। लेकिन सीधे कह देना कि इसको ठीक है, पौराणिक बातों में कुछ काल्पनिक जैसी और कुछ अलंकारिक बातें होती है, जो पुराणों की घटनाएं कि राहु केतु खा गया, राहु केतु कोई नहीं खाता है। लेकिन सर मैं तो विज्ञान और ज्योतिष दोनों की बात करना चाहूंगी कि कोरोना काल में तो विज्ञान भी फेल होता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक कोई मेडिसिन नहीं निकली इतनी। अब मैं अर्थक्वेक की बात करूं तो बड़े बड़े झटके इस पर लग रहे हैं, इसका भी विज्ञान नहीं बता पाया पहले से, ज्योतिष भी कोई खास समाधान नहीं इसका निकाल पाया, कोई इंडिकेशन पहले से, कोई प्रेडिक्शन पहले से नहीं कर पाया कितने बड़े खतरे में हम जाने वाले हैं या फिर इसको फेस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विज्ञान फेल हो गया, ये बात कहना बड़ा गलत है और आपका स्टेटमेंट आप इसको वापस लीजिए जी। सर मेडिसिन तो अभी तक नहीं आई है इसकी। तो ये आप ये क्यों नहीं समझते कि ये वायरस नया है और उसके बारे में जितनी अगर जो भी हम इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं वो सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से कर पाए। उसमें भारत में तो कहाँ कंट्रोल है? भारत में तो लगातार आप देखेंगे कि 2 लाख का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं, तेजी के साथ आंकड़ा बढ़ रहा है, अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान की जितनी भी रिसर्च थी वो कहाँ अभी तक कामयाब हुई है। आप मुझे बताइए कि आपके घर में एक नई सिचुएशन आती है तो क्या उसका सॉल्यूशन आप पुराने उसमें ढूंढते हैं? ये वायरस आज तक था नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, हमारी बॉडी में इसकी इम्यूनिटी नहीं है, इसीलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। साइंस अगर हम पढ़ लेते तो इस बीमारी को भी अच्छे से टैकल कर पाएंगे। हमारे शरीर में इस वायरस को लेके इम्यूनिटी नहीं है, इम्यूनिटी के लिए जो वैक्सीन चाहिए, अभी तक ये समस्या ही नहीं थी, समस्या आई है। नहीं, तो आप ये तो मानते हैं कि अब तक जितने भी शोध हुए हैं वो फेल रहे हैं और इतने बड़े खतरे में। ठीक है, मैं रुक कर वेंकटेश्वर जी आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज आप अपनी बात रखिए पहले, फिर मैं जोशी जी का रुक करूंगी, उनके भी अपने तर्क हैं। अब ठीक से बोलना है। चाइना में ये कोरोना वायरस स्टार्ट होने के समय 100 लोग इस कोरोना वायरस को अटैक हो गया तो लगभग 6.8 लोग मरता था, वो था स्थिति। आज इंडिया में क्या स्थिति है? केरला में 100 लोग को कोरोना वायरस पकड़ लिया तो 0.8 एक के कम मर रहा है। तमिलनाडु में 1.7 है। ऑल इंडिया एवरेज देखो 2 या 3% है। चाइना में क्या था स्टार्टिंग में? 6.8। ये कम कैसा हुआ? ये कम कैसा हुआ? ठीक है, सो बात करने के समय थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ साइंटिफिकली बात करना है। इस तरह से कुछ मन में आ रहा है उसको बात करना, वो सच नहीं होगा। नहीं सर, मन की बात नहीं है सर, जो हालात बने हुए हैं उसी को लेकर मैंने सवाल पूछा है। जोशी जी आप अपने सवाल रखिए जो आप पूछना चाह रहे थे। देखिए मेरा तो ये फर्स्ट महीना में चाइना में आपने एक चीज बोली है कि राहु केतु एक
सूर्य को खा जाते हैं, चंद्रमा को खा जाते हैं, बल्कि हमारे ज्योतिष में लिखा हुआ है वो छाया ग्रह है। मैं कहता हूं कि आप ज्योतिष एक विज्ञान है। मैं ये बोलता हूं आप चैलेंज कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जहां विज्ञान होता है उसमें तर्क भी होता है, वितर्क भी होता है और कुतर्क भी होता है महाराज। अब आप जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप तो एक ही चीज के पीछे पड़े हैं कि जी ये कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, ये जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सब बेकार है। तो आप भी तो एक तरह के अंधविश्वास के अंदर पड़े हुए हैं ना। तो इन्होंने बात बिल्कुल ठीक है कि आप जहां पर ज्योतिष भी अगर गड़बड़ है तो वहां विज्ञान भी तो हारा है। ऐसा तो नहीं है ना कि विज्ञान नहीं हारा है। आपके पास उसका जवाब होना चाहिए ना कि ये वायरस कहाँ से निकला, ये वायरस, इस वायरस की वैक्सीनेशन कब तक आ जाएगी, कब तक शोध है, वो चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए ना। आप तो वैज्ञानिक हैं। या आप पहले ही बता देते तो हम कहते हैं, हम अपने मुंह चुप कर देते, हम बंद हो जाते। आप पहले ही बता देते हैं ना महाराज। दूसरे पे उंगली उठाना तो बड़ा आसान है। ये देखिए एग्जैक्टली वो कदम ये देखिए, एक उंगली जब दूसरे पे जाती है ना, 3 अपने पे भी आती है महाराज। मैं विज्ञान को गलत नहीं कह रहा महाराज जी, लेकिन विज्ञान का जो सोतेला व्यवहार जो ज्योतिष के प्रति है ना, हम ज्योतिषियों के प्रति, उससे मुझे बड़ा आहत होता है। वेंकटेश्वरन जी क्या कहेंगे आप? उनके अपने सवाल हैं जो सीधे आपको चैलेंज कर रहे हैं। आपने विज्ञान पढ़ा, वैज्ञानिक बने, हमने ज्योतिष पढ़ा, हम ज्योतिषी बने, हम दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। चलिए बीके त्यागी जी, मैं आपका रुख करूं से वेंकटेश्वरन जी आप रखिए अपनी बात। बोल रहा था दैट आप पंचांग देखा तो पंचांग में आज का लिखा है पूर्णिमा खत्म हो रहा है 1241। पहली चीज तो महाराज ये कहीं भी नहीं लिखा है कि एक महीने में 3 ग्रहण होंगे। आप हेडलाइन ध्यान से पढ़ लीजिए, चैनल में भी दिखाया गया है 30 दिन के अंदर 3 ग्रहण पाए जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष की वराह महीर की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं कोड कर रहा हूँ वराह महीर को, उन्होंने कहा है 20 दिन में ग्रहण होता है तो ये होता है, 30 दिन में ग्रहण होता है तो ये होता है। हम तो ये देखिए, हम तो लिख के बता रहे हैं, हम तो पढ़ने वाले हैं। जो ऋषियों ने शोध किए उनका ही हम बता रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई ग्रहण काल के अंदर आप जो है ये चीजें कीजिए, ये चीजें कीजिए, पूरा का पूरा साइंटिफिक वे है। ठीक है, इस डिबेट को बहुत ठीक है अब सुन लेते हैं। वेंकटेश्वरन जी बोलिए प्लीज। मैं बोल रहा था पंचांग में आप देखा तो आज रात 1241 को पूर्णिमा खत्म हो रहा है करके लिखा है, बट एक्चुअल एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के ऊपर पूर्णिमा खत्म होगा 1255, 41 का नहीं है जी। ठीक है, सो ये गलत क्यों आ रहा है? गलत इसलिए आ रहा है दैट एक समय में मैं बोला ना, आर्यभट्ट, लल्लाचार्य, इवन वराहमिहिर, ये लोग उन काल का वैज्ञानिक था। उनको राइटिंग को आगे लेके जाना था, बिना आगे लेके जाके उसी तरह आपकी बात बिल्कुल सही है महाराज, क्या लिखा आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन हर चीज का एक आधार होता है, आधार को पढ़ो ना। गलत आ रहा है। चलिए आप कह रहे हैं कि हर चीज का आधार होता है। देखिए विज्ञान का अपना तर्क है, ज्योतिष का अपना तर्क है। बीके त्यागी जी आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे सर। आपने कहा कि स्टेटमेंट वापस लीजिए, सर मैं ले भी लूंगी, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक बड़ी बीमारी से हम जूझ रहे हैं, साइंस ने अभी तक कोई दवा इसकी खोज नहीं पाई है। दूसरा सर आपको ध्यान होगा कि हमने इतनी कोशिशें की लेकिन आबो हवा साफ नहीं हो पाई। लेकिन जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो आपने खुद रिपोर्ट्स पढ़ी कि वातावरण कितना साफ स्वच्छ हो गया है। तो मैंने उस पर सवाल उठाया कि क्या विज्ञान उसकी मेडिसिन, क्या विज्ञान उसका समाधान खोज पाया? यहाँ पे देखिए इस चीज को, अब मेरी बात भी आप गौर से सुनिए कि आपने जो कहा, एक है कि क्या हमारे पास साइंटिफिक सॉल्यूशन या साइंटिफिक तरीका है उस चीज को डील करने का, चाहे पोल्यूशन की बात हो या अभी कोरोना की बात हो। कोरोना के केस में हमारे सामने एक ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में बहुत जानकारी, साइंटिफिक जानकारी नहीं है सिचुएशन, क्योंकि पहले ऐसे नहीं आई। पुराने अनुभव के आधार पर सारे काम हो रहे हैं, और क्योंकि विज्ञान में कभी भी जंप नहीं किया जाता, बहुत फूक के कदम रखा जाता है। और दूसरी बात जो एनवायरनमेंट की बात कही कि एनवायरमेंटल कंडीशन को ठीक करने के लिए सब्स्टिट्यूट साइंस ने अवेलेबल कराए। यहाँ पर पॉलिसी का कहें कि उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट ना कर पाना, या पॉलिटिकल विल का ना हो पाना, या हमारा उस चीज को उसमें कंट्रीब्यूट ना कर पाना रीजन है। अभी तो क्या हुआ कि नेचर एक फोर्स के रूप में हमारे ऊपर लॉकडाउन को इम्पोज किया। अगर गवर्नमेंट एज ए पॉलिसी ये करती
या कर दे कि 2 दिन जो है हर हफ्ते लॉकडाउन रहेगा। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि जो भी कंडीशन क्रिएट करी है वो हमने करी है। इससे एंथ्रोपोजेनिक, यू कैन से द कंट्रीब्यूशन, आदमियों का पोल्यूशन को बिगाड़ने में सिर्फ उन्हीं की भागीदारी है और वही कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, जिसके लिए साइंटिफिक सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप ये भी मानते हैं ना कि आपने खुद इस बात को रखा है कि विज्ञान अभी इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाया है, भले ही आप उस पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन नेचर ने बैलेंस अपने आप किया है। वेंकटेश्वरन जी, नेचर ने बैलेंस अपने आप किया है। सॉरी, कम अगेन। नेचर ने बैलेंस अपने आप किया है, चाहे हम हवा की बात करें, प्रदूषण कम हुआ, हवा हमारी साफ स्वच्छ हुई, और अब अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है, तो ये मान के चले कि अभी तक विज्ञान इसका उपाय, इसका समाधान, इसकी दवाई ढूंढ नहीं पाया है। नेचर ने खुद बैलेंस किया है अपने आप। नहीं, that's what I am trying to tell you right from the beginning। ये दिसंबर से शुरू हुआ, अभी तक आप देखा तो 6 महीना भी नहीं हुआ है। इसमें आप देखो पहला कितना लोग मर रहा था जी, आज कितना वो कम हो गया। ये कम कैसा हुआ? मैजिक में नहीं है ना। इसके लिए भी अभी तक हमारा पास क्या क्या दवाई है, उसमें क्या इसमें लागू होगा करके रिसर्च करके ही वो हम तैयार किया ना, एक बेटरमेंट किया ना, वो उस तरह से हुआ ना। ओके, नाउ मैं आपको बोलेंगे जी, इंडिया से हैदराबाद में CCMB करके एक, सॉरी CCMB नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, IICT करके एक संस्था है, वो एंटीवायरल एक ड्रग तैयार कर दिया है ऑलरेडी। वो तैयार करके अभी टेस्टिंग चल रहा है। एक ड्रग कंट्रोलर करके एक कंट्रोलर है, वो इसको सर्टिफाई करना है। सो अभी क्या बोल रहा है ये साइंटिफिक संस्था, इमरजेंसी केसेस में अभी यूज करने के लिए 2 टेस्ट करने के बाद ये ठीक है। तो देखिए सर, कुल मिलाकर स्थिति क्या है कि विज्ञान ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, बहुत सारे ऐसी समाधान ढूंढे हैं जो कामयाब हुए हैं, लेकिन कोरोना काल में अभी हम अंडर ट्रायल चल रहे हैं। ये बात तो सच है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अब महामंडलेश्वर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ज्योतिष क्यों पीछे रह गया? 2020 में हम इतनी बड़ी परेशानी से घिरे हुए हैं, कोरोना से, अब ये अर्थक्वेक, न जाने अब 2020 में और क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। देखिए, इसमें ये कहना कि ज्योतिष पीछे रह गया उचित नहीं होगा। बहुत कारण ये है कि बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने अपने YouTube चैनल पे या अपने उसमें बहुत तरह की ऐसी बातें गणना करके बताई है। कोरोना जैसी महामारी की भी कई तरह की चर्चा ज्योतिषीय गणना में है कि ऐसे अकाल संकट आ सकते हैं, परेशानियां आ सकती है, और इसके निजात का भी इंतजाम कई ज्योतिषियों की गणना में है कि ये जो सूर्य ग्रहण के बाद इसका असर एकदम कम होना शुरू हो जाएगा जी, कोरोना का। अभी आप लोग जो बातें कर रहे थे, ऐसे हम भी एक साइंस के ही विद्यार्थी हैं, हम पोस्ट ग्रेजुएट है साइंस में ही, इसलिए साइंस वालों की बातें सुन रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे। और इसमें साइंस छोटा हो गया या कोई बड़ा हो गया ऐसा नहीं है। आपने भी ठीक ही कहा कि अभी तक स्ट्रगल ही चल रहा है और ट्रायल पीरियड में ही है मेडिसिन। और एक सबसे अहम बात हम अपने दिल की करना चाहते हैं जी, कि आज WHO ये कह रहा है कि सैनिटाइजर से कुछ नहीं होने वाला, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं तो कैंसर हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है मेडिकल साइंस के द्वारा ही कि सैनिटाइजर से कोरोना वायरस नहीं मरता है। तो पता नहीं क्यों हर जगह इतना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पे जरा विद्वान लोग विचार जरूर करें। चलिए, मैं बीके त्यागी जी से इस पर जवाब ले लेती हूँ। सर, क्या कहना है आपका? ये जो तमाम ये सैनिटाइजर का मुद्दा महामंडलेश्वर जी ने उठाया और साथ ही हम अंडर ट्रायल चल रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि अभी 2 संकट बहुत बड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तो कोरोना काल से हम जूझ रहे हैं, दूसरा ये अर्थक्वेक जो बार बार डरा रहा है। जी, जैसे देखिए, जो सैनिटाइजर वाली बात जो है, जोशी जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, बहुत सारा मार्केट फोर्स है जो अलग किस्म से उस सिचुएशन को भुनाने की कोशिश करता है, और सैनिटाइजर के केस में भी यही हुआ है। आपने देखा होगा कि सिंपल साबुन से हाथ धोने से बढ़िया कोरोना से बचाव का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इसमें साइंस जो हमने समझी वो ये कि कोरोना के ऊपर
वो डबल शील्ड वायरस है, उसमें एक फैट का यानी कि कहीं चिकनाई की एक लेयर होती है और वो साबुन धोने से वो घुल जाती है और कोरोना वायरस इनफेक्टिव हो जाता है। इसीलिए अगर 20 से 22 सेकंड तक हम साबुन से हाथ धोते हैं तो बहुत अच्छा बचाव होता है। और उसमें सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर को मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की बात कहीं भी नहीं की गई थी। ये एक मार्केट का स्ट्रैटेजी है। बहुत कम शब्दों में, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे यहीं पर चर्चा को विराम देना होगा। वेंकटेश्वरन जी, एक लाइन में सर, अगर विज्ञान ये बता दे कि कब तक हम ये मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे और ये जो खतरा है अर्थक्वेक को लेकर, क्या ये आने वाले समय में बड़ा हो सकता है सर? हेलो जी सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? बहुत कम समय है, कुछ शब्दों में आप ये बता दें कि खतरा कब तक टल जाएगा और अर्थक्वेक को लेकर विज्ञान का क्या प्रेडिक्शन है? चलिए, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस चंद्र ग्रहण को लेकर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जोशी जी ने भी बताया, खास मेहमान यही बता रहे हैं कि आप खुली आंखों से देख सकते हैं, कोई इसमें आपको परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।